किया है तो क्या आंसर आया है? हम्म। भाई क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब बैठे रहते हैं फिर ऐसे सब लोग, टाइम पास करते हैं आज, और क्या है? जब मैं कुछ नो पूछ सर, रहा नहीं हूँ। किया। हाँ तो क्यों जवाब नहीं दे रहे? मतलब मैं ऐसे पूछता रहूँ कुछ भी और तुम चुपचाप बैठे रहो, और हम बैठे रहते हैं ऐसे, फिर ऐसे लेक्चर खत्म हो जाएगा। नहीं किया? सॉल्व नहीं हुआ या अटेम्प्ट ही नहीं किया? सर सॉल्व नहीं हुआ था, कोशिश की थी। ठीक है। आगे से मैं नाम लेके जिससे पूछूंगा, अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया, मैं स्पेशली नाम लूंगा और उससे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया यस नो में, तो वो सीधा जाएगा क्लास से बाहर। ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है मेरी। मेरे को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए क्लास में जो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, पता नहीं पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो बिल्कुल इंटरेक्टिव ना हो। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं जो इंटरेक्टिव होना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो आगे से मैं नाम यस लेके सर। क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा उसको क्लास में से। ठीक है भाई, चलो। तो क्वेश्चन था कल वाला, एक बार क्वेश्चन उसको फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? इक्वल, यही था क्वेश्चन, इक्वल वेट ऑफ, ये वाला था ना क्वेश्चन। इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन are heated in a closed vessel, are heated in a closed vessel, in a closed vessel, producing CO and CO2, carbon monoxide and carbon dioxide, in 1:1 mole ratio. Find which compound is LR. Find which compound is LR, and which compound left, and which compound left, and find percentage of, and find percentage of reagent left behind. Reagent या excess reagent सीधा लिख दो, find percentage of excess reagent left out। ये क्वेश्चन था भाई। रिएक्शन क्या दे रखी थी? कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ। ठीक है, तो क्या बन रहा था? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ सॉरी प्लस लिखना था, यहाँ पे 2 लिखो, प्लस लिखो, यहाँ पे 3/2 लिखो। ये इस नाम से कौन है भाई? 1GIDO, इस नाम से कौन है? ये जो बड़ा सा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 1G1DOYZ, इस नाम से कौन है? बताओ, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ ये ग्रुप क्लास से। सर क्यों न्यू स्टूडेंट? कौन? सर अहमद शाह। अहमद शाह। तो यस सर। अहमद शाह, अपने जो क्लास में जब भी ज्वाइन करना है ना, तो अपने रियल नेम से ज्वाइन करना है। ठीक है, रैंडमली ठीक है किसी सर। भी नाम से ज्वाइन नहीं करना। तो चलो, आज की क्लास के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर नेक्स्ट क्लास से इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ज्वाइन कर रहे हो अपने बिल्कुल एक्चुअल नेम से ज्वाइन करना, जो तुमने जो नाम रेजिडेंस पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस नाम से ही ज्वाइन करना है हमने। ठीक है, चलो यस सर। आगे से ध्यान रहो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई। जितने भी न्यू स्टूडेंट है उनको मैं एक बार बता दूं भाई, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का, विच इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, इसके थोड़े बहुत लेक्चर्स हो चुके हैं, इस काफी लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर के।
तो इस चैप्टर की रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। एक प्लेलिस्ट होगी आईटीसी वाले चैप्टर की, उसमें इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, उसके लेक्चर होंगे, एक उसके 7 लेक्चर उसके होंगे। फिर एक प्लेलिस्ट होगी मोल कंसेप्ट के नाम से, 3 या 4 लेक्चर उसमें होंगे। तो ये दोनों तुम्हें देखनी है। एक आईटीसी वाली जो मैं प्लेलिस्ट सेंड करूंगा, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, उसमें 7 लेक्चर है, वो तुम्हें देखने हैं। और मोल कंसेप्ट उसके 3 या 4 लेक्चर होंगे, वो तुम्हें देखने हैं। फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है, फिर तुम्हें चीजें समझ में आएंगी एक्चुअल में। ठीक है, तो ये पोर्शन तुम्हें कवर करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता ओके है कर सर। लो। ठीक है, ये पोर्शन कवर कर लोगे। नोट्स वगैरह तुम्हें इन बच्चों से मिल जाएंगे जो भी फर्स्ट लेक्चर से अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनसे किसी से भी नोट्स मंगवा लेना पीडीएफ कैम स्कैनर से। ठीक है, और ये वीडियोस इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करना। ठीक है, इजी है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर वो मैं ये पूछ रहा था, ये जो कल सर ने क्लास ली थी वो फर्स्ट पार्ट की थी क्या? कल क्लास थी तुम्हारी ऑर्गेनिक। कल कौन से चैप्टर था, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे सर? वो लास्ट सर ने नेमिंग क्लास चेंज वाला। नेमिंग वाला ना। तो वो सर देखो, सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं लूंगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो वो ऑर्गेनिक का चैप्टर है जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस है। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शन ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, दोनों का इक्वल वेट है, कार्बन और ऑक्सीजन का इक्वल वेट है। क्लोज्ड वेसल के अंदर हमने उनको हीट किया है। एक क्लोज्ड वेसल है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हमने हीट कर दिया, इक्वल वेट लिया। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो 1:1 मोल रेशो में बन रही है, मतलब दोनों के मोल्स इक्वल हैं, सेम रेशो में है मोल्स दोनों के। ठीक है, हमें बताना है कौन सा कंपाउंड एलआर है, फिर बताना है कौन सा कंपाउंड बच गया है इन दोनों में से, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा बच गया है, और जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया है, मतलब वही जो बच गया है उसको एक्सेस रिएजेंट ही बोलते हैं, और वो कितना परसेंटेज बच गया, ये हमें बताना है। अब देखो ध्यान से, देखो इसने बोला है कि कार्बन और ऑक्सीजन का इक्वल वेट है। मैं उस वेट को लेट कर लेता हूँ एक्स। ठीक है, लेट वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्स। दोनों का वेट एक्स मान लिया क्योंकि दोनों का इक्वल वेट है, तो दोनों का वेट मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि दोनों का इक्वल वेट है। ठीक है, अब दोनों का वेट एक्स हो गया। अब यहां से मैं अगर मोल्स ऑफ कार्बन निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है 12। और अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहता हूं तो गिवन मास कितना है एक्स, मोलर मास कितना 32। तो कार्बन के मोल्स क्या आ जाएंगे x/12, ऑक्सीजन के मोल्स क्या आ जाएंगे x/32। क्लियर। अब मेरे को एलआर फाइंड करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कर रहा हूं। ओहो एक सेकेंड, एलआर फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को करना पड़ता है गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल्स कितने हैं, ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे लिख लो ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख लो कार्बन। ऑक्सीजन के गिवन मोल्स हैं x/32, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, और इसका 4 है। ठीक है, ध्यान रखना, तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा साथ में। इसके गिवन मोल्स कार्बन के x/96। ठीक है, सॉरी x/96 क्यों बोल रहा हूँ मैं, गिवन मोल्स कितने हैं x/12, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 4। अब इन दोनों में से देखना मिनिमम क्या है, ये कितना आया x/96, और ये कितना है x/12। 4 जा कितना होता है, 4 2 जा 8 और 48। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, एलआर होगा। अब दोनों में से ये क्वांटिटी बड़ी है, ये क्वांटिटी छोटी है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया मेरा, एलआर। ऑक्सीजन क्या हो गया, एलआर। और अगर ऑक्सीजन एलआर है तो कार्बन क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट।
कार्बन क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। इतना पता चल गया। अब सर हमें एलआर मीन क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, जो भी नए बच्चे हैं उनको एलआर पता नहीं होगा क्या होगा। एलआर इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। जब भी हम 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट को लेकर रिएक्शन करवाते हैं तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाए, रिएक्टेंट खत्म हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए, एक बच जाए, एक थोड़ा सा बच गया, एक पूरी तरह से खत्म हो गया। जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है रिएक्टेंट, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम बोलते हैं एलआर लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तुम पीछे वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें 1-2 लेक्चर में, बट पीछे वाले लेक्चर्स देखोगे तो सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी तुम्हें, ठीक है। तो यहां से चीजें यहां तक आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आउट। कितना वो बच गया वो निकालना है हमें, कितना बच गया। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ रिएक्ट कार्बन रिएक्टेड अपॉन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ 3। या इस पे सीधा ऑक्सीजन भी लिख सकते हो तुम। ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसकी इस फॉर्मूले की हेल्प से जो मैं कार्बन के मोल्स निकालूंगा वो क्या आएंगे, जितने कार्बन के मोल्स रिएक्शन में रिएक्ट कर गए हैं, जितने कार्बन के मोल्स रिएक्शन में रिएक्ट कर गए हैं वो आ जाएंगे। तो वो यहां से निकाल लो कितने आ गए, मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, x/32 ऑक्सीजन के मोल्स, 3 इंटू क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, 4 8 32, x/24 आ गया। तो मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्टेड कितने आ गए, x/24, जो रिएक्शन में रिएक्ट कर गए हैं, जो रिएक्शन में क्या हो गया, रिएक्ट हो गए। बट हमें देखना है कि बच कितने गए। तो यहाँ पे लिखो मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट आउट, कितने बच गए। तो जितने थे कितने कार्बन के मोल्स, कार्बन के मोल्स थे x/12, बीच जिसमें से रिएक्ट कितने हो गए x/24 थे, x/12 रिएक्ट कितने कर गए x/24। तो यहां से माइनस करके निकाल लो कितने आ गए, ठीक है। तो ये कर लेना। तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन रिएक्टेड, ये पूछा था उसने। परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, कितना बच गया। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन लेफ्ट कितना बच गया, वो कैसे निकालेंगे, जितना अमाउंट बच गया, ये बचा हुआ अमाउंट x/12 माइनस x/24 डिवाइड x बाय बाई 2 बच गया। जितना, डिवाइड बाय जितना था इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, 50% आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि आधा ही तो कंज्यूम हुआ है, साफ दिख रहा है यहाँ पे, जितना था, जितना भी था उसका आधा कंज्यूम हो गया है। तो जितना था अगर उसका आधा रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, आधा बचेगा, और क्या है। जितना था उसका आधा रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, आधा बचेगा, सीधी बात है। बाकी सोल्व भी कर सकते हो इसको। 50% विल बी योर आंसर। बोलो भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन या कोई डाउट है। नए बच्चों को ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं क्लियर यस होगा, सर, क्लियर है। नए बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे वाले लेक्चर्स देख लेना एक बार, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा, क्योंकि जब पीछे लेक्चर देखोगे तो मैंने क्वेश्चन थोड़े स्टार्टिंग में इजी लिए हैं, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसलिए एकदम से ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करोगे, फिर चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। चलो भाई, हाँ भाई लिख लिया, ये आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन लिखो, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg of hydrogen are mixed
are mixed to produce ammonia gas. To produce ammonia gas, calculate the mass. Calculate the mass of NH3 formed and identify the LR. Identify the LR. रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है? अमोनिया। करो इस क्वेश्चन को, हो जाए तो हैंड रेस करके आंसर बताना। दो मिनट और हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट और है, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? सर N2 है लिमिटिंग रीजन। ओके, LR। N2 लिमिटिंग रिएजेंट है। बस यही पूछा था और नहीं कुछ पूछा था। मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड बताओ कितना होगा? वंशिका, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? नो सर, कर रही हूँ अभी। ठीक है। सर 25.5 kg। 25.5 kg is the wrong answer. ठीक है सर भाई, 92.4 kg।
92.4 kg भी गलत आंसर है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। देखो सिंपल सी रिएक्शन है, पहले तो करेंगे बैलेंस। यहाँ पे 3 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, रिएक्शन होगी बैलेंस। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने हमेशा बताया कि रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब हमें क्या फाइंड करना था, एलआर फाइंड करना था। एलआर फाइंड करने से पहले क्या कर लो, इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ N2 कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 50 केजी, इस बात का ध्यान रहे 50 केजी हमें किसमें लेना होता है, ग्राम्स में। तो इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 28। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 10 केजी, तो इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, बिकॉज ग्राम में चेंज करना है, डिवाइड बाय कितना होगा 2। ये तो कितना आ जाएगा 5, 5 इंटू 10⁻³। ये 50/28 कितने पे जाएगा, Sir, 30.35. 30, सॉरी एक मिनट, 15 ये आ जाएगा 15.28 करोगे 1.78, 30.35 in 1.78 इंटू 10⁻³। ठीक है, 50 को 28 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, 1.78 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ये आगे नंबर, सॉरी मोल्स, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद क्या करना है, हमें एलआर फाइंड करना है। तो एलआर फाइंड करने के लिए नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं, 1.78 इंटू 10⁻³ अपॉन इसका स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन 1 ही है। इसके हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन 3 है। तो यहाँ पे देख लो छोटा क्या आ रहा है, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.66। ठीक है, ये आ रहा है 1.66 इंटू 10⁻³। तो छोटा कौन है, ऑब्वियसली ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हाइड्रोजन क्या आएगा, एलआर। हाइड्रोजन क्या आ रहा है, एलआर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू छोटी आ रही है। जिसके लिए वैल्यू, नए बच्चों को भी बता दूं, हमें एलआर फाइंड करने का ये तरीका होता है कि जितने भी गिवन मोल्स होते हैं उसको इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो गिवन मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, गिवन मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जो भी इन दोनों में से छोटा आएगा दैट इज एलआर। H2 के लिए छोटा है, H2LR हो गया। अब H2LR है, तो अब बस अब क्या करना है, एलआर फाइंड लगे। अब मास ऑफ NH3 निकालना है, तो वो हम जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एलआर के अकॉर्डिंग ही बनता है। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एलआर के अकॉर्डिंग बनता है। तो अब क्या करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2। अब मोल्स ऑफ NH3 हमें निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ NH3 कितने आएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2/3 इंटू 2/3 कितना आ गया, 10⁻⁴/3 आ गया ना। ये 5 2 10 बनेगा, या इसको ऐसे लिख लो 10/3 इंटू 10⁻3। ये आ गए मोल्स। अब मेरे को तो फाइंड करना था मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड। तो मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी मोल्स है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है मोलर मास से। तो ये मोल्स हैं, तो मोलर मास कितना होगा NH3 का, 17। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, ये क्या आ रहा है 170/3 इंटू 10⁻3। मतलब मैं इसको, ये ग्राम में ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 170/3 kg। 170/3 कितना होता है, 56.6 kg। 56.6 kg विल बी योर आंसर। बोलो भी, समझ में आया, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तुमने पता नहीं क्या गलतियां की, मेरे को समझ नहीं आया। मे भी केजी में कंफ्यूज हो गए हो, वो पॉसिबिलिटी हो सकती सर है। 3 से डिवाइड करना भूल गया था मैं। यही आया था आंसर। क्या हुआ, यही आया था आंसर, 3 से डिवाइड करना भूल गया था यस सर। सर। 3 से डिवाइड करना भूल गए थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना तो नहीं है, लिख लिया सबने। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज
प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीओएसी, पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये भी एक मेथड है जिसको हम मोल मोल एनालिसिस के लिए ही यूज करते हैं। जैसे अभी हम मोल मोल एनालिसिस ही कर रहे थे इतने टाइम से, ये भी एक अलग मेथड है जिसको हम मोल मोल एनालिसिस के लिए ही यूज करते हैं। बट किस किस कंडीशन में हम यूज करते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर, it is used for mole analysis, mole analysis without balancing the reaction, without balancing the reaction। मतलब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं फॉर मोल एनालिसिस विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को बैलेंस करे बिना ही हम मोल एनालिसिस लगा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, it is not used when anyone is LR, when any one of the reactant is LR। जब कोई भी रिएक्टेंट LR होगा तब ये मेथड यूज नहीं होता। जब कोई भी रिएक्टेंट LR होगा तो ये रिएक्टेंट यूज नहीं होगा। मतलब दोनों रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट हो चाहे 3 रिएक्टेंट हो, जितने भी रिएक्टेंट हो, सबके सब पूरी तरह से रिएक्शन में कंज्यूम होने चाहिए, सबके सब LR होने चाहिए। मतलब कोई एक LR नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है सारे के सारे कंज्यूम होने चाहिए पूरी तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच जाएगा, कोई कंज्यूम हो जाएगा, कोई बच जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके सब पूरी तरीके से कंज्यूम होने चाहिए। तो कोई भी LR नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट में से। इस मेथड को तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, it is based on law of mass conservation, it is based on law of mass conservation। if mass of atom is conserved, if conserved, then number of atom is also conserved, and hence moles of atom is also conserved। देखो इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मेथड में हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ही यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को मैं समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल सी रिएक्शन है KClO3। ये जो एग्जांपल हमने पहले भी देखी है, KCl + O2। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में तो एक ही रिएक्टेंट है, तो इसमें तो LR का होने का कोई चांस ही नहीं है। जिसमें एक ही रिएक्टेंट होगा उसमें LR क्या होगा? ठीक है, तो इसमें तो कोई LR वेलर होने का कुछ चांस नहीं है। रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा KClO3। इसको हीट करते हैं KClO3 को, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पे KCl + O2 मिल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मान लो हमें सॉल्व करना हो, क्योंकि इसमें LR वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, विदाउट रिएक्शन को बैलेंस किए। अगर मेरे को नॉर्मल टिपिकल मोल एनालिसिस यूज करना है तो मेरे को रिएक्शन को बैलेंस करना है। बट पीओएसी मैं यूज कर सकता हूं विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूंगा, सीधा पीओएसी यूज करूंगा। तो इसमें पीओएसी में करना क्या होता है, देखो मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यूज करते हैं हम क्या बोलते हैं कि किसी भी एटम का मास कंजर्व रहेगा, किसी भी एटम का मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अगर उसका एटम का मास कंजर्व रहेगा तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी कंजर्व रहने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहेंगे तो मोल्स ऑफ एटम भी कंजर्व रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं पीओएसी लगाता हूं, पोटेशियम एटम्स पे, पोटेशियम एटम पे पीओएसी लगा सकते। पीओएसी ना हम किसी पर्टिकुलर एटम पे लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला कि हाँ भी इस रिएक्शन में पोटेशियम का मास जो है वो कंजर्व रहना चाहिए। मतलब पोटेशियम का मास जितना
रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट साइड पे है पोटेशियम का मास उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। यही कहता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कि जितना रिएक्टेंट साइड पे होता है प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। तो अगर इसका मास सेम होगा, मास कंजर्व होगा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स भी कंजर्व होने चाहिए। पोटेशियम के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। पोटेशियम के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो अब हम पीओएसी लगाएंगे पोटेशियम एटम में। तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, moles of potassium atoms present in reactant is equal to, यहाँ पे अगर तुम ऑक्सीजन लगाओ ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन पे लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा तुम्हें ज्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा। फिर बाकियों पे भी लगाएंगे, पर पहले इस पे लगा देते हैं। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू moles of oxygen atoms present in product। रिएक्टेंट साइड लिख लो, प्रोडक्ट साइड लिख लो। तो भी मैंने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा दिया ऑक्सीजन एटम में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने ऑक्सीजन एटम इस साइड होने चाहिए उतने ही ऑक्सीजन एटम इस साइड भी होने चाहिए। ठीक है, जितने ऑक्सीजन एटम इस साइड होने चाहिए उतने ही ऑक्सीजन एटम इस साइड भी होने चाहिए, ये मैंने बोला। तो अगर ये बात ट्रू है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये लिख सकता हूँ number of atoms of oxygen in KClO3 into moles of KClO3 is equal to, यहाँ पे देखना, number of oxygen atoms in oxygen into moles of ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, इस साइड टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम्स है। अगर मैं रिएक्टेंट साइड में देखूं तो ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है। KClO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक है, KClO3 के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है। इनटू अगर मैं मोल्स ऑफ KClO3 कर दूं तो मेरे को टोटल ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे रिएक्टेंट साइड में। देखो रिएक्टेंट साइड में इसके एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है। तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर 3 से, तो मेरे को टोटल ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसके जितने भी मोल्स होंगे KClO3 के उसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन KClO3, तो यहाँ पे मेरे को मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने का यही तरीका है ना कि इसके मोल्स इंटू 3 करूंगा, मतलब जितने एटम्स प्रेजेंट है KClO3 में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। इसके मोल्स ऑफ KClO3 मेरे को पता नहीं है, ये मैं पता करूंगा जब मेरे को क्वेश्चन दिया होगा। फिर मैं प्रोडक्ट साइड में देखता हूं तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। अब बात करता हूं, इसमें ऑक्सीजन है। अब इसमें भी वही चीज आएगी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं ऑक्सीजन में, O2 में, इनटू मोल्स ऑफ O2। यहां से क्या आ जाएगा मेरे को, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, है ना, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कर दूं तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा प्रोडक्ट साइड में, जैसे इस साइड में आया। तब नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के KClO3 में कितने हैं, 3 इंटू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ KClO3। अब मोल्स ऑफ KClO3 मेरे को पता नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, एक दिया होगा, दूसरा मैं पता कर लूंगा। मतलब इसके मोल्स दिए हैं, दूसरे के मैं पता कर लूंगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2 कितने हैं, 2। O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, यहाँ पे 3 थे। इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मेरे को कोई KClO3 के मोल्स दे दे तो मैं इजिली ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकता हूँ, या मेरे को कोई ऑक्सीजन गैस के मोल्स दे दे तो मैं KClO3 के मोल्स निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो बाय यूजिंग दिस POAC आई कैन इजिली फाइंड आउट वन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, बाकी दोनों मैं कैसे भी, मतलब मैं मोल एनालिसिस करके चीजों को फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मेरे को एक चीज गिवन होगी तो। बोलो समझ आई, समझ में आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड।
अब इसमें ना पीओएसी हम लगाते हैं पोटेशियम एटम पे, फिर क्लोरीन एटम पे लगाएंगे, और फिर देखते हैं क्या क्या इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो यहां तक लिखो, यहां तक हो गया, यहां तक राइट डाउन कर लो। हैंड रेस कर देना अगर लिख लो यहाँ तक, तो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यस सर, हो गया है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लो मैं लगाता हूँ POAC ऑन पोटेशियम एटम, अब तुम आराम से सीख जाओगे। अब मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ये सब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूं। देखो, इसमें KClO3 में, एक KClO3 में कितने पोटेशियम एटम है? एक ही है, एक ही पोटेशियम एटम है, तो सीधा क्या लिख सकता हूँ, 1 × मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1 × मोल्स ऑफ KCl। बन गई इक्वेशन। तो सीधी बात है ना, यहाँ पे ये एटम एटम आए थे, इसमें भी पोटेशियम का एक ही एटम है KClO3 में, और KCl में भी, इसको तो अभी लेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें पोटेशियम है ही नहीं, इसमें भी KCl में भी पोटेशियम का एक ही एटम है, तो इसलिए दोनों में 1 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और मोल्स ऑफ KCl3 मोल्स ऑफ KCl आ गया। सिमिलरली अगर मैं POAC लगाता हूँ क्लोरीन एटम्स पे, तुम किसी भी एटम पे लगा सकते हो, क्लोरीन एटम पे, तो अब देखो, क्लोरीन एटम पे लगाओगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो सिंपली क्या आएगा, 1 × मोल्स ऑफ KClO3, 1 × मोल्स ऑफ KCl। समझ आ गई ना बात? अब मैं ना एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो राइट POAC इक्वेशन। POAC की इक्वेशन का मतलब यही इक्वेशंस बनानी है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशंस बनानी है तुम्हें इस टाइप की, फॉर ऑल द एटम्स, सब एटम्स के लिए। जैसे इसमें भी हमने सब एटम्स के लिए बनाई, तुम इसमें भी सब एटम्स के लिए बनाओगे, फॉर ऑल द एटम्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस में बनाओगे। पहली रिएक्शन है N2O plus P4 giving rise to P4 O10 plus N2। समझ आ गया ना? सब इक्वेशन के लिए क्या करना है, सब एटम्स के लिए, इसमें नाइट्रोजन एटम पे पहले POAC लगाओगे, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, सब पे लगाना है। ठीक है, सेकंड P4 plus HNO3 giving rise to H3PO4 plus NO2 plus H2। ठीक है, बस ये दोनों पे कर लो, बहुत है, करो, हो जाए तो बता देना मेरे को हैंड रेस करके। करो, इन दोनों में इक्वेशंस बनाओ सब एटम्स के लिए।
हाँ भाई हो गया। Yes, sir. यस सर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं POAC लगाऊं और नाइट्रोजन एटम्स तो क्या बनेगा देखो। N2O में कितने हैं, 2 हैं, तो मैं 2 नाइट्रोजन एटम है तो लिखूंगा 2 इंटू मोल्स ऑफ N2O, 2 इंटू मोल्स ऑफ N2O, ठीक है, इज इक्वल टू, या इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है इसमें भी नाइट्रोजन, तो सीधा क्या आ जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ N2, बात खत्म। ऐसे मैं लगाता हूँ अगर मान लो POAC ऑन फॉस्फोरस एटम्स तो क्या आएगा 4 इंटू मोल्स ऑफ P4 इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या आएगा 4 इंटू मोल्स ऑफ P4 P4O10, 4 इंटू मोल्स ऑफ P4 और यहाँ भी 4 इंटू मोल्स ऑफ P4O10, समझ गए। फॉस्फोरस इसमें ऑक्सीजन बचा है, इसके लिए जो ऑक्सीजन वाला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें इसको मैं बाद में लिख देता हूँ ताकि मैनेज हो जाए चीजें। यहाँ पे लिखो POAC ऑन ऑक्सीजन एटम्स, ऑन ऑक्सीजन एटम्स, तो वो क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू मोल्स ऑफ N2O, 1 इंटू मोल्स ऑफ N2O इज इक्वल टू 10 इंटू मोल्स ऑफ P4O10। तो ये अलग अलग टाइप की 3 इक्वेशंस हमें देखने को मिलेंगी। बोलो क्लियर हो गया फर्स्ट। यस सर। सेकेंड इक्वेशन जो थी वो क्या थी हमारे पास, P4 प्लस HNO3 giving rise to H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर, ये थी इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले लगाओ POAC ऑन POAC ऑन फॉस्फोरस एटम, POAC ऑन फॉस्फोरस एटम, तो कैसे लगाएंगे 4 इंटू मोल्स ऑफ P4, 4 इंटू मोल्स ऑफ P4, यहाँ पे 1 इंटू मोल्स ऑफ H3PO4, 1 इंटू मोल्स ऑफ H3PO4, ठीक है भाई, समझ आ गया। सर 3 क्या हुआ, सर ओके सर ओके। फॉस्फोरस पे लगा रहे हैं ना, हाइड्रोजन पे थोड़ी लगाया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखो POAC ऑन, किस पे लगाए, हाइड्रोजन पे लगा लो, POAC ऑन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे 1 इंटू मोल्स ऑफ HNO3, 1 इंटू मोल्स ऑफ HNO3 और इज इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ is equal to 3 into moles of H3PO4 प्लस प्लस यहाँ पे एक और बचा, दैट इज 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, वाटर भी है ना साथ में, वाटर भी है साथ में, यहाँ पे देखो 2 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, 3 इंटू मोल्स ऑफ H3PO4 और रिएक्टेंट साइड में तो एक ही है 1 इंटू मोल्स ऑफ HNO3, तो ये इक्वेशन बन गई एक। और कोई बचा है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन पे लगाना है POAC ऑन नाइट्रोजन एटम्स, तो क्या आएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, 1 इंटू मोल्स ऑफ NO2, ठीक है। और कोई बचा है इसमें
फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन पे भी लगा लो। POAC ऑन ऑक्सीजन एटम्स, तो क्या आएगा, 3 into moles of HNO3 is equal to 4 into moles of H3PO4 plus 2 into plus 2 into moles of N2O, finally plus 1 into moles of water। ऑक्सीजन इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। समझ आ गई बात? बोलो भी, क्लियर है? Yes. कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर? चलो। Yes, sir. ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, .6 ग्राम ऑफ K2CO3 was heated by a series of reagent so as to convert all of its to K2ZN3 FeCN6 twice. Calculate the weight of product. Calculate the weight of product. ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि ये POAC से ही होगा, क्योंकि इसमें बोला है K2CO3 है, उसको अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट किया, पहले किसी रिएजेंट से किया, फिर किसी रिएजेंट से किया, सीरीज ऑफ रिएजेंट लिखा है ना, सीरीज ऑफ रिएजेंट से रिएक्ट किया, पहले इससे, और फाइनली उससे हमने क्या बना दिया, K2ZN3 FeCN6 twice, ये बना दिया प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज बेसिकली आर प्रोडक्ट। हमें नहीं पता किस किस रिएजेंट से रिएक्ट किया है, ना ही हमें जरूरत है, हमें सीधा इसका मास दे दिया है 26.7 ग्राम। और एक क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है, इसको सीरीज ऑफ रिएजेंट के साथ हीट किया है एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स मतलब ये पूरा कन्वर्ट कर दिया हमने, मतलब ये बिल्कुल बचा नहीं रह गया, ये पूरा कन्वर्ट कर दिया, मतलब LR वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरी तरह से ये कन्वर्ट हो गया, पूरी तरह से रिएक्शन में खत्म हो गया पूरा, ये उसने बोला कि ये पूरा कन्वर्ट हो गया इस प्रोडक्ट में, पूरा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, कोई बचा नहीं रह गया, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में POAC यूज कर सकते हैं, क्योंकि LR वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और वैसे भी ये क्वेश्चन POAC से ही होगा, नॉर्मल तुम दूसरे कॉन्सेप्ट से कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है कौन सा रिएजेंट है, कौन सा क्या है, कुछ पता नहीं है, तो नॉर्मल हम इस ऐसे क्वेश्चंस में POAC ही यूज कर सकते हैं। देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना जिसमें तुम्हें पता ही नहीं है पूरे तरीके से रिएक्शन, हमें पता ही नहीं हो, ना हम पता कर सकते पूरे तरीके से रिएक्शन, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो क्वेश्चन POAC से ही होगा। ठीक है, तो ये एक हिंट दे रहा हूं कि कैसे पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन POAC से करना है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन जो उससे हो रहे हैं, मोल एनालिसिस से हो रहे हैं, वो POAC से भी हो सकते हैं, जैसे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा अभी, जैसे इसको हम बैलेंस करके नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और POAC से भी कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम उससे कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि LR वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है, और POAC में हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। इस क्वेश्चन में हम सिंपली क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन सिंपली क्या होगा, POAC लगाएंगे, तो यहाँ पे किसी एटम पे POAC लगा लो, जैसे मैं लगाता हूँ, मान लो POAC ऑन किस पे लगाएं, मान लो कार्बन एटम्स पे लगा देते हैं, POAC ऑन कार्बन एटम्स, POAC ऑन कार्बन एटम्स। अब ये रिएक्टेंट है, इसमें कैसे लगेगा, क्या क्या लिखूं, एक तो माइक अपना ऑफ रखा करो प्लीज सब लोग।
यहाँ पे क्या लिखोगे 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 ना, 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3, कार्बन का एक ही एटम है। और इस साइड देखोगे तो कार्बन के 12 एटम्स है, CN 6 हो रखा है, पूरे CN का 6 है, कार्बन 6 है, और इसका भी पूरा बाहर ट्वाइस हो रखा है। तो टोटल कार्बन 12 है, अगर ध्यान से नोटिस करोगे, ये 6 हो रखा है, बाहर ट्वाइस है, तो ये 6 टू द 12, तो कार्बन कितना हो गया 12। तो यहाँ पे लिखूंगा 12 इंटू मोल्स ऑफ, सीधा प्रोडक्ट लिख दूं, ये बड़ा सा कंपाउंड है, तो मैंने सीधा इसकी जगह पे प्रोडक्ट लिख दिया। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे, मोल्स से वेट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे K2CO3 के, तो K2CO3 के मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ K2CO3 कितना मास है 27.6 ग्राम। इसका मोलर मास अगर निकालोगे तो वो आएगा, कितना आएगा, एक मिनट अभी देख लेते हैं। पोटाशियम का कितना होता है 39 प्लस 12 कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 48 हो जाएगा। ये 138 आएगा, तो 138 से डिवाइड करेंगे और ये कट जाएगा इस पे, इसको इस पॉइंट को हटा के 10 नीचे ले आओ, ये पूरा कट जाएगा 2 पे, तो 2/10 आ जाएगा, 0.2 मोल्स आ जाएंगे, 0.2 मोल्स आ जाएंगे, समझ रहे। 0.2 मोल्स आ गए, इसको पुट करो यहाँ पे 0.2 को, तो 0.2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंटू 12। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने आ गए 0.2 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, मास फाइंड करने के लिए, मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका मोलर मास भी तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो निकालोगे, और क्या है, सब कुछ। जिंक का मास होता है 65 के अराउंड, आयरन का होता है 56 के अराउंड, सबका पुट करो, मास निकलेगा। इसका मास निकालोगे तो, मोलर मास निकालोगे तो 698 के अराउंड आएगा, 698। तो कुछ नहीं करना है, इसको 698 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बोलो, समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर हुआ, कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को। यहाँ पे मैंने कार्बन एटम्स पे लगाया है, तुम किसी और एटम पे भी लगा सकते थे, पोटाशियम एटम पे लगाना चाहो तो पोटाशियम एटम पे भी लगा सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम पे ऑब्वियसली नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन एटम पे नहीं लगा सकते, या तो पोटाशियम पे लगा सकते थे या कार्बन पे लगा सकते थे। ठीक है, बोलो भी, क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। एक ऐसा एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वो कर लो। 0.32 moles of LiAlH4 ether solution was placed in a flask and 74 gram tertiary butyl alcohol was added. The product formed is LiAl C12 H27O3। इसका मोलर मास तुम्हें बताई देता हूँ, इसका मोलर मास है 253, कैलकुलेट करके देख लेना। क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट if Li atoms are lithium atoms are conserved.
देखो इस वाले क्वेश्चन में जैसे उसने ये लाइन नहीं लिखी थी, हमने खुद पहचाना कि ये क्वेश्चन पीओएसी से होगा, बट कई बार वो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ही कर देगा कि फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट इफ लिथियम एटम्स आर कंजर्व्ड। तो इसने क्वेश्चन में डायरेक्ट ही बोल दिया कि लिथियम एटम्स कंजर्व है, तो फिर हम डायरेक्टली पीओएसी लगा सकते हैं ऑन लिथियम एटम्स, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल ही दिया, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रिएक्टेंट है, ये बीच में जो लिखा है ना ईथर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बीच में जो भी है तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों पे पीओएसी लगा दो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। और लिथियम एटम्स को कंजर्व करो, लिथियम एटम पे पीओएसी लगाना है, क्वेश्चन में स्पेशली उसने लिखा है। ठीक है, तो करो क्वेश्चन को, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। एट्टी 80.96 आंसर आया है वैभव चौधरी से। देखो सिंपल सा, एक सेकंड रुकना। एट्टी 80.96 आंसर आ रहा है, ठीक है चलो, हाँ 80.96 इज द राइट आंसर। तो पीओएसी लगाएंगे इस पे, पीओएसी और लिथियम एटम, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ LiAlH4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू प्रोडक्ट लिख देते हम, बहुत बड़ा सा कंपाउंड है तो प्रोडक्ट लिख दिया, बस मोल्स ऑफ LiAlH4 तुम्हें पता ही है 0.32, यहाँ से मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब मास निकालना था प्रोडक्ट का, तो मास कैसे निकालोगे, 0.32 इंटू मोलर मास, 0.32 इंटू मोलर मास करोगे, मोलर मास इसका कितना है 253, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 80.96। ठीक है, सबका आंसर सही था, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे पीओएसी, पीओएसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए। कई बार जेई का कोई भरोसा नहीं है, नीट वालों का कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलो, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक करना है जिसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टॉपिक को भी कर लेते हैं। वैसे तो ये इनऑर्गेनिक में टॉपिक पढ़ते हो तुम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। वैसे तो ये टॉपिक इनऑर्गेनिक में आता है, बट थोड़ी बहुत हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ब्रीफ में। देखो कार्बोनेट्स जो होते हैं, कार्बोनेट जो होते हैं, ठीक है, वो जो जैसे अल्कली अल्कली कार्ब अल्कली एटम के कार्बोनेट्स की, अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे लिथियम कार्बोनेट, तो लिथियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूं
तो क्या बनता है, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस CO2 गैस। बट अगर मैं किसी और अल्कली मेटल के कार्बोनेट को हीट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे सोडियम कार्बोनेट, अल्कली मेटल पता नहीं क्या होता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इसको हीट करने पे क्या होता है, नो रिएक्शन। ठीक है, या फिर तुम पोटेशियम को भी हीट करते हो तो नो रिएक्शन। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल अल्कली मेटल्स, ऑल अल्कली, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखो वन वन ओनली वन अल्कली मेटल carbonate which is lithium carbonate is dissociated on heating। ये तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे। ये जो लिथियम कार्बोनेट होता है ये अनस्टेबल कार्बोनेट होता है, बाकी स्टेबल होते हैं, तो इसलिए इसको हीट करने पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है लिथियम ऑक्साइड पर CO2 गैस में। बाकी अल्कली कार्बोनेट स्टेबल होते हैं, वो हीट करने पे नहीं होते। ठीक है, मतलब उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है फिर जाके होते हैं वो। ठीक है, नॉर्मल पे नहीं हो पाते। तो अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो सेकंड ग्रुप तुमने देखा होगा। ठीक है, तो उसके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सब के सब ब्रेक डाउन कर जाते हैं, चाहे वो बेरिलियम कार्बोनेट हो, इसको हीट करोगे तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाती है। ठीक है, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, इसको हीट करने पे MgO प्लस CO2 मिल जाता है। तो किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट को हीट करो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखो ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, all alkaline earth metal carbonate dissociate या is लिख दो dissociate on heating। सब के सब कर जाते हैं, अल्कली मेटल में से सिर्फ एक करता है लिथियम कार्बोनेट, और अल्कलाइन अर्थ मेटल सबके सब कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो एक क्वेश्चन लिखो, अब इसका यूज समझ आ जाएगा कैसे। अच्छा सॉरी, एक कॉन्सेप्ट एक और रह गया, एक लिखो स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट। ये करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की अगर तुम स्टेबिलिटी देखो तो यहाँ पे लिखो ऑल अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तो तुम्हें पता होगा ना, इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं, इसको बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनेट आयन के अगर अगर कार्बोनेट आयन के साथ किसी ने कंपाउंड बना रखा है, किसी मेटल ने, अगर कार्बोनेट आयन के साथ किसी ने, उसको हम बोल देते हैं मेटल कार्बोनेट। अब जिस भी मेटल ने बना रखा हो तो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट आयन के साथ अगर किसी ने मेटल ने कंपाउंड बना रखा हो तो उसको मेटल बाइकार्बोनेट बोल देंगे। सो ऑल अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट एक सेकेंड, बाइकार्बोनेट dissociate on heating, बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना वो सबके सब डिसोसिएट कर जाते हैं, वेदर इट इज अल्कली मेटल
बाइकार्बोनेट और वेदर इट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट, वो सबके सब हीट करने पे डिसोसिएट हो जाते हैं। अल्कली मेटल जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सिर्फ अल्कली मेटल में से सिर्फ लिथियम कार्बोनेट करता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल सबके सब हो जाते हैं, ठीक है। बट बाइकार्बोनेट सबके सब हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो जैसे मान लो लिथियम बाइकार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो क्या बनना है, प्रोडक्ट ध्यान रहे क्या बनेगा, लिथियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 बनेगा। जैसे मान लो मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर मिलता है प्लस CO2। तो किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलना है, कार्बोनेट वाटर CO2। ऐसे तुम उसका भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो इसको हीट करोगे तो क्या बनना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। ऐसे अगर कोई और ले लो, मान लो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, हीट करोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये कहानी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की। इसको हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो टाइम अभी कम रहेगा, तो वो क्वेश्चंस अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा स्टेबिलिटी, इसका यूज कैसे होगा, कैसे एप्लीकेशन इसकी हम करेंगे, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तभी समझ में आएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ओके वेरी गुड, हाँ सर। ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वे मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो ITC के 7 लेक्चर और मोल कंसेप्ट के 3-4 लेक्चर सब देख लो अच्छे से, ठीक है। और तभी ये चीजें तुम्हें अच्छे से क्लियर होंगी, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, स्किप मत करना कोई भी लेक्चर, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। आसान है क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है अगर तुमने 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। वैसे तो तुमने 11th-12th भी कर रखी है सबने, तो आसान है, बट थोड़ा सा आराम से लेक्चर को देखते जाना। ये मत सोचना कि ये चीज मेरे को आती है वीडियो आगे कर देना, ये मत करना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज आ जाएगी जो तुम मिस कर बैठोगे। और लाइन वाइज सब चलोगे तो क्वेश्चन तुम इजी से, जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मतलब जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्वेश्चन है, तुम भी उसमें क्या करना, मतलब मैं उसमें टाइम देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उस टाइम में तुम भी क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि उसको वीडियो को स्किप करके और मतलब सीधा सोल्यूशन देख लिया। पहले पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन देखना, फिर आगे करके वीडियो का सोल्यूशन देख लेना कि हाँ मेरा मेरा आंसर सही है। इस तरह से चीजों को कवर करना, ठीक है। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ बोलो। इंजीनियरिंग वाले ग्रुप में भी सेंड कर देना सर लिंक। इंजीनियरिंग वाला ग्रुप अलग है 13th का? यस सर। यार यस सर। मेरे को तो उस ग्रुप में ऐड ही नहीं किया किसी ने। मैं देखता हूँ, चलो ओके इंजीनियरिंग। सर। ओके चलो ठीक है, ओके ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय बाय।